या किसी को सिक्स पैक एब्स चाहिए तो वो सब सर्जरी से पॉसिबल होता है। बोटॉक्स तो यूजुअली फीमेल्स लगवाती है, जो 50-55 की होती हैं वो ज़्यादातर लगवाती हैं। मैंने खुद ऐसे पेशेंट पे ऑपरेशन किया है जी। जिनका गला पूरा जल गया था और ये होंठ जो है वो जाके ऐसे चिपक गया था पूरा। सर्जरी के दौरान जो है डेथ हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्जरी होती हैं जो हम 1 साल 2 साल के बच्चे में भी करते हैं। यूवी लाइट की वजह से स्किन कैंसर होता है। मांस का कोई टुकड़ा निकाल के पेशेंट के ही बॉडी से दूसरी जगह पे लगा दिया। बेली फैट आपका कम हो जाएगा और आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा स्ट्रेट स्लिम दिखने लगेंगे। ओके। उनमें से सबसे जो खराब वाला कैंसर होता है वो मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे कि नया ब्रेस्ट उनको लगा दिया जाए? क्रीम आते हैं, सिलिकॉन शीट आती है, इंजेक्शंस भी आते हैं, माइक्रो नीडलिंग टेक्निक होती है, लेजर थेरेपी होता है, स्कार रिवीजन सर्जरी होता है। मैलिग्नेंट मेलानोमा एक छोटे से तिल की तरह दिखेगा आपको। आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वह एक प्लास्टिक सर्जन है। हमारे साथ है डॉक्टर अनिमेष गुप्ता जी। डॉक्टर अनिमेष एक प्लास्टिक सर्जन है और आज के इस पॉडकास्ट में हम इनसे बातें करेंगे कि जो हमारी फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं ना कि इसका चेहरा हटा के उसको लगा दिया, क्या ये सच में संभव होता है कि नहीं होता है? प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास क्या है? जैसे कि सुनने में आता है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या यूज होती है क्या सर्जरी करते वक्त? इस तरह के तमाम मिथ्स है, कुछ फैक्ट्स है और आखिरकार किन किन जो बॉडी पार्ट्स है उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है? क्या सच में जो हमारी मूवीज़ में दिखाया गया है क्या वो सच में सही होता है कि नहीं होता है? ऐसे तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिमेष गुप्ता जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। डॉक्टर अनिमेष, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप एक प्लास्टिक सर्जन हैं और सबसे पहले प्लास्टिक जब दिमाग में आता है ना सब, तो थोड़ा सा एक दुविधा होती है कि आखिर होती कैसे होगी यार। तो सबसे पहले बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है? प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ा टर्म है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि एक सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी होता है, जैसे सुंदर बनाने के लिए सर्जरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी सर्जरीज हम लोग करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंडर जो आती हैं, जैसे बर्न की सर्जरी। बर्न में जैसे स्किन सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, उसकी सर्जरी करते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मांस निकल जाता है कट के, तो हम नया मांस लगाते हैं उस जगह पे। घाव बन जाता है जो बहुत टाइम से घाव रहता है, उसकी सर्जरी करते हैं। खून की नसें कट जाती हैं, खून की नसों को जोड़ने की सर्जरी करते हैं। फिर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज बहुत सारी होती हैं, जैसे अगर किसी को कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया है या बैक में कहीं कैंसर हो गया है, तो वो पार्ट कैंसर से बॉडी का निकाल दिया जाता है। फिर नया पार्ट उस जगह पे बनाना होता है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी से करते हैं। फिर अगर किसी का एक्सीडेंट में थंब चला गया है या कोई उंगली कट गई है, तो वो भी हम सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी से करते हैं, नया उंगली बनाने का। या फिर बच्चों को जैसे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी होती है, खटे होंठ होते हैं या कटा कान होता है, या किसी किसी बच्चों का कान ही नहीं होता है, एनोशिया कहते हैं वैसे इस कंडीशन में, तो नया कान बनाना। फिर होंठ कट गया है, कटा हुआ होंठ का बच्चा पैदा हुआ है, उसकी सर्जरी करके होंठ बनाना। या फिर किसी बच्चे की उंगली चिपकी हुई है, 2 उंगली चिपकी है या 3 उंगली चिपकी है या पूरा का पूरा हाथ ही चिपका है, उसकी सर्जरी करना। तो ये तमाम सर्जरीज प्लास्टिक सर्जरी के अंडर में आती हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है, जो सुंदर दिखने वाली सर्जरी है, वो सिर्फ 10% होती है पूरे प्लास्टिक सर्जरी की। उसमें आता है हेयर ट्रांसप्लांट आता है, उसमें फेशियल रिजुविनेशन वाली सर्जरीज आती है जिसमें फेस को सुंदर बनाया जाता है, जैसे नाक की सर्जरी राइनोप्लास्टी करके, या चिन ऑगमेंटेशन जैसे शार्प जॉ लाइन की सर्जरी, या फिर लिप फिलर्स हम लोग देते हैं, लिप की सर्जरी, या फिर रिंकल्स हटाने की सर्जरी। ये बॉलीवुड में आजकल बहुत ये कुछ चलता भी है ना कि किसी ने अपने लिप्स है वो छोटे करा लिए, हाँ, कोई बढ़वा लेता है। यूजली लिप में हम लोग क्या करते हैं, लिप अगर इवर्ट होता है, बाहर की तरफ रहता है, तो वो देखने में अच्छा लगता है, यूजुअली एक्ट्रेसेस कराती हैं, तो लिप फिलर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ एक मटेरियल आता है जो कि हम यूज़ करते हैं लिप फिलर्स में, तो उससे क्या होता है, लिप जो है बाहर की तरफ इवर्ट रहता है, तो देखने में अच्छा लगता है। या नाक की सर्जरी है, तो हम लोग नाक को जैसे शार्प करना है, ये किसी का ब्रॉड है बहुत ज़्यादा, या नाक किसी का बैठा हुआ है, उसे सही करना है। ये सब सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरीज में आती हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में लाइपोसक्शन भी सर्जरी आती हैं, जैसे लाइपोस्कल्पटिंग सर्जरी, जैसे किसी की तोंद बाहर है या किसी को सिक्स पैक एब्स चाहिए, तो वो सब सर्जरी से पॉसिबल होता है? हाँ बिल्कुल, सर्जरी से आप आज सर्जरी होगी, कल से आपको जब
कल या परसों 2 दिन के बाद ड्रेसिंग हटाएंगे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सिक्स पैक एब्स दिखने लगा है मेल में। और फीमेल में जिनको चर्बी ज़्यादा होती है, हम लोग चर्बी निकाल के प्रॉपर जो शेप होता है कमर का वो हम लोग देते हैं प्लास्टिक सर्जरी से। इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। फिर ओके। इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी में ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी आती है। जैसे कि किसी फीमेल का ब्रेस्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है तो उनका हम लोग इम्प्लांट डाल के ब्रेस्ट को प्रॉपर शेप में देने की सर्जरी करते हैं। या फिर कुछ मेल्स हैं जिनको ब्रेस्ट डेवलप हो गया, फीमेल की तरह बुब्स हो गए हैं, तो उनको हम लाइपोसक्शन से बिल्कुल फ्लैट चेस्ट कर देते हैं। ये सब कॉस्मेटिक सर्जरीज में आता है। ये सिर्फ 10% है प्लास्टिक सर्जरी का। अच्छा, जैसे बोला जाता है, अभी हम लोग बात भी करें प्लास्टिक सर्जरी, और अक्सर हमारे दिमाग में भी आता है, क्या सच में प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का यूज होता है? प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता है। प्लास्टिकोस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू मोल्ड या टू शेप, किसी भी चीज़ को आकार देना। ओके। उसका प्लास्टिकोस का मतलब होता है ग्रीक वर्ड का कि किसी चीज़ को आकार देना। आकार देना। वहाँ से ये डिराइव हुआ वर्ड प्लास्टिक। ओके, इसका प्लास्टिक से कोई प्लास्टिक से लेना कोई देना नहीं लेना है। देना नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर प्लास्टिक हमारी तरफ से यूज़ कर लेना, सर्जरी आप सस्ती कर दो थोड़ा, तो वो सब नहीं होता है। ओके। अच्छा सर, जब भी हम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बातें आती हैं तो थोड़ा मैथोलॉजी में जब हम लोग जाते हैं तो अक्सर खास करके हमारे देश में ये कहा जाता है कि हमारे देश में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई थी। वो जो की थी उन्होंने हमारे शंकर जी ने की थी, गणेश जी की, जब गर्दन काटी थी फिर हाथी का सर लगाया था। हम्म। तो इस तरह की जितनी भी धारणाएं हैं या मिथ्स है, पता नहीं मुझे फैक्ट ये रियल है कि नहीं है, आप क्या कहेंगे? क्या उस तरह की चीज़ें पॉसिबल हो सकती है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा? अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकता है। हेड ट्रांसप्लांट फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू। खून की नसों को जोड़ के ब्रेन डेड पेशेंट का सिर को दूसरे के सिर में लगाया जा सकता है फ्यूचर में। अभी नहीं होता है, ये पूरी दुनिया में अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जिसमें ट्रांसप्लांट करके एक पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को दूसरे पेशेंट में लगाया जा सकता है, जिससे कि लुक पेशेंट का बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये सब पॉसिबल है। ओके। और जो ये मिथ्स वगैरह है, जैसे कि अभी हम लोग बातें कर रहे थे हम्म कि जब भी आपको रामायण का जो आप जिक्र कर रहे थे, हम्म आप बोलते कि जो रावण की बहन थी सुपर्णखा, उनका जो नाक कट गया था, हम्म। वो जब दोबारा से जो वहाँ पे वेद थे उन्होंने किया, आज आप भी जो है आज उनका वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, हाँ, क्या है थोड़ा बताइए, मतलब थोड़ा खुल के इसके बारे में। हम लोग एक्चुअली आज जो नोज़ रिकंस्ट्रक्शन में फॉलो करते हैं, अगर किसी के नाक पे कोई स्किन कैंसर हो गया है जिससे नाक हटाना पड़ता है, या नाक का कोई हिस्से में कोई मोल हो गया है, या कुछ भी कारण से नाक डैमेज हो गया है, या एक्सीडेंट से कट गया है नाक, तो जब हम नोज़ का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जब नोज़ बनाते हैं, तो फोरहेड फ्लैप का इस्तेमाल करते हैं। फोरहेड फ्लैप जैसे मतलब ये हिस्सा अगर कट गया है तो यहाँ पे नया मांस लगाते हैं, और वो मांस हम यहाँ से लेते हैं, इस जगह से ओके। फोरहेड से लिया जाता है, उसको फोरहेड फ्लैप कहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से चीरा लगा के इसको हिस्से को उठाया जाता है, उठा के घुमा के उस जगह पे फिट कर दिया जाता है। और ये जो होती है स्किन, ये थोड़ी सी लूज़ होती है, तो ये बंद हो जाती है अपने से, मतलब इसको स्टिच लगा के बंद कर देते हैं। ओके। और ये वाला हिस्सा को घुमा के हम नाक पे रख देते हैं, और वो जो कनेक्शन होता है वो बाद में 3 हफ्ते के बाद उस कनेक्शन को काट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो गड्ढा बना हुआ था नाक कटने की वजह से, वहाँ पे यहाँ की स्किन आके बैठ जाती है। ओके। तब ये टेक्निक जो आज के डेट में हम लोग फॉलो करते हैं, ये सुश्रुत ने, जो सर्जन है, जो हमारे बहुत पुराने सुश्रुत जो जिन्होंने ये टेक्निक दिया था उस समय, वो आज भी हम फॉलो करते हैं। ये उन्हीं का दिया हुआ टेक्निक है। तो मतलब इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी बहुत पहले से हो रही है। ओके। और जैसे रामायण की बात है तो शूर्पणखा के साथ क्या हुआ था, उनकी नाक जो कट गई थी, तो ये भी कहा जाता है, ऐसे मानते हैं लोग कि जो रावण के सर्जन थे उन्होंने भी नोज रिकंस्ट्रक्शन शूर्पणखा का किया था। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे माइथोलॉजी में भी बहुत कुछ ऐसी सर्जरीज के बारे में जिक्र किया गया है जो कि रियल में पॉसिबल है, और हम जानते नहीं हैं, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। लेकिन हम जब वो सर्जरीज करते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, एक्चुअली में ये सब चीज़ें पहले हुई होंगी। ओके। अच्छा सर, आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे केसेस आते हैं, एसिड अटैक वगैरह के बहुत केसेस आते हैं। कुछ वो लड़कियां हैं जिनका चेहरा पूरा मतलब झुलस जाता है, पूरा जो स्कल्प है पूरा जल जाता है। तो अगर
प्लास्टिक सर्जरी से क्या दोबारा से ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो जो पुराना उनका जो चेहरा था, जो उनका रंग रूप था, वो फिर से वापस लिया जाए जो का, तो ऐसा पॉसिबल है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, फेस पूरा डिसफिगर होता है, किसी की होंठ जो है वो ऐसे हो जाता है, किसी की नाक जो है यहाँ चिपक जाती है, किसी की आईलिड जल जाती है और आँख ही नहीं बंद होता है, मतलब आईलिड खुली की खुली ही रह जाती है। मतलब जो ये पुतली है आँख की, ये मतलब जो आईलिड है हाँ हाँ, वो बंद ही नहीं होती है। पलके जो है। पलके जो हैं वो बंद ही नहीं होते हैं, वो खुले के खुले ही रह जाते हैं। तो हम वो सब पेशेंट की सर्जरीज करके उनके फंक्शंस को नॉर्मल करते हैं। मतलब अ, जैसे आईलिड का फंक्शन है आँख को बंद करना, तो हम वो सर्जरी करके कोशिश ये रखते हैं कि उसका फंक्शंस नॉर्मल हो जाए। भले ही देखने में वो पहले जैसा तो नहीं होगा, जैसा भगवान ने बनाया वैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फंक्शंस को हम लोग बहुत कोशिश करते हैं नॉर्मल हो जाए। कि जैसे मैंने खुद ऐसे पेशेंट पे ऑपरेशन किया है जी। जिनका गला पूरा जल गया था और ये होंठ जो है वो जाकर ऐसे चिपक गया था पूरा। अरे, और एसिड उनका अटैक का था ये? बर्न पेशेंट अच्छा, थी। बर्न पेशेंट, हाँ, ओके। एसिड अटैक का नहीं था, बर्न। और यहाँ पूरा ये जल गया था और होंठ जो है वो ऐसे जाके चिपक गया था ऐसे। अच्छा। और जो दांत थे वो पूरे मतलब पूरा टाइम उनका मुंह खुला ही रहता है। हाँ। जब भी वो खाना खाते हैं, खाना निकल के नीचे चला जाता है, पानी पीते हैं तो नीचे चला जाता है। उनको हमेशा ऐसे गर्दन ऊपर करके खाना पड़ता था। तो और गर्दन ज़्यादा ऊपर कर नहीं सकते क्योंकि ये जो है वो लगा हुआ है चिपका यहाँ पे। हुआ है। तो अपने बॉडी को किसी तरह से वो रोटेट करके खाना खाते थे। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे पेशेंट्स में सरवाइव करना, बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो वो वैसे पेशेंट्स में हम लोग फंक्शंस नॉर्मल हो जाए ताकि वो अपना मुंह एटलीस्ट बंद कर सके। मेरे पास फ़ोटो होगा तो मैं आपको दे दूंगा वैसे पेशेंट का जी। बिफोर एंड आफ्टर का फ़ोटो। जी। सर्जरी के बाद हमने किया तो वो पूरा जो है होंठ जाके ऊपर होंठ में चिपक गया, मुंह बंद हो गया। सर्जरी के इमीडिएट बाद तुरंत उसी समय टेबल पे ही आप देख सकते हैं पेशेंट सर्जरी से पहले इस तरह से था और पेशेंट सर्जरी के बाद पूरा अपना मुंह बंद कर सकता है, खाना प्रॉपर खा सकता है, ठीक से बोल सकता है। मुंह खुला रहेगा तो आदमी कैसे बोलेगा, बोल भी नहीं पाती थी। तो ये सब चीज़ें फंक्शंस नॉर्मल हो जाए उस पे हमारा मेन फोकस रहता है। बाकी जो बनावट है, जो अपीयरेंस है, लुक है, वो हम धीरे धीरे बाद में सर्जरी करके इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। जैसे कहीं जल गया है तो वो हिस्सा सफ़ेद हो जाता है तो उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं सर्जरी से। बाद में ये सब सर्जरीज की जाती है, पहले फंक्शन को इम्प्रूव किया जाता है। ओके। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्जरी कर दी है, वो डन हो गया है, तो समय के साथ साथ वो मतलब काम करना बंद कर दे, या उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स आने लगे, या फिर से वो जो सर्जरी से पहले था वैसे होने लगे? मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है? वो हर सर्जरी का अलग होता है। जैसे अगर हमने लाइपोसक्शन कर दिया है, जैसे लाइपोसक्शन मतलब? लाइपोसक्शन मतलब चर्बी को कम कर दिया, यहाँ से ओके। चर्बी निकाल दिया। ओके। अब पेशेंट जो है वो खाना कम नहीं किया, वो खा ही रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो फिर से धीरे धीरे वैसा हो जाएगा। ओके। या फिर हमने अगर कोई फेस की सर्जरी की है और पेशेंट की एज बढ़ रही है, तो एज के साथ जो चेंजेस आते हैं वो सब देखने को तो मिलेंगे ही आपको। अगर मान लीजिए हमने सर्जरी करके बहुत सारी झुर्रियाँ थी, रिंकल्स थे और हमने सर्जरी से वो सही कर दिया, फेस लिफ्ट सर्जरी कर दिया, या फिर बोटॉक्स इंजेक्शन से सर्जरी से बोटॉक्स इंजेक्शन लगा के हमने उसको सही कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब उसका असर कम होता है या फिर पेशेंट एज करता है, एज जैसे जैसे बढ़ती है तो सर्जरी का इफेक्ट भी कम होता जाता है। ओके। तो मिनिमम एज क्या होता है कि आप किस एज के बाद जो है प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं? कोई एज लिमिट है? जैसे अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी का बात करें, जो कि देखने वाले मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब एस्थेटिक सर्जरी, जिसमें लोगों को अच्छा देखने के लिए सर्जरी किया जी जाता है, जी। वो यूजुअली रिकमेंड किया जाता है 18 साल के बाद कराने के लिए। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि 16-17 साल के एज तक या 15-16 साल की एज तक हमारा ग्रोथ होता रहता है। ओके। तो कान का, नाक का, मुंह का ग्रोथ होता है। तो जब तक ग्रोथ होता रहेगा तब तक सर्जरी अवॉइड करते हैं। ओके। लेकिन उसके बाद एक बार प्रॉपर ग्रोथ हो गया उसके बाद आप कॉस्मेटिक सर्जरी कोई भी करा सकते हैं। तो यूजुअली बोला जाता है कि 18 साल के बाद कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी आप करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्जरी होती हैं जो हम 1 साल 2 साल के बच्चे में भी करते हैं। जैसे कि कैसे? जैसे कि मैं यूजुअली जो करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो सिंडेक्टाइली की सर्जरी है,
जैसे उंगली चिपकी हुई है, ये उंगली या ये उंगली चिपकी है या ये उंगली चिपकी है, ये सर्जरी मैं करता हूँ। फिर क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करता हूँ, जैसे होंठ यहाँ से कटा हुआ है वो। और तीसरी सर्जरी हाइपोस्पेडियास, पेशाब का रास्ता जो है वो नॉर्मल जगह पे ना होके कहीं नीचे की तरफ हो जाता है बच्चे का, ओके। तो वो हाइपोस्पेडियास कहते हैं उस कंडीशन को। तो ये सर्जरीज हम लोग कम एज में कर देते हैं, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के एज में बच्चों का कर देते हैं। बाद में करने से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। ये हो गया कॉस्मेटिक सर्जरी। कुछ जनरल सर्जरीज होती हैं जो हम लोग बचपन में ही कर देते हैं, जैसे सिंगल टेस्टिस है किसी को, बच्चे को अनडिसेंडेड टेस्टिस है, टेस्टिस एक ही है, एक टेस्टिस है ही नहीं, उसकी सर्जरी हम लोग बहुत बचपन में ही कर देते हैं। कैसे होता है किसी को अगर एक टेस्टिस है, एक तो प्रकृति ने दिया नहीं है दूसरा, तो फिर आप 2 बनाते क्या करते हैं मतलब? अब देखिए ये होता ही है, जब बच्चा माँ के कोख में होता है हाँ। तो जो दोनों टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम में नहीं होती हैं, वो होती हैं एब्डोमेन में, पेट में होती हैं वो। अच्छा, ओके। जब बच्चा धीरे धीरे 36-37 वीक्स का होता है और जब डिलीवरी की तरफ जाता है तो वो दोनों टेस्टिस नीचे आती हैं, स्क्रोटम में, थैली में आती हैं। ओके। अब कुछ पेशेंट्स में, बच्चों में क्या होता है कि एक आ जाता है नीचे, एक आता ही नहीं है, एक एब्डोमेन में ही रह जाता है। अच्छा, होती दोनों है लेकिन एक होती अंदर होती। दोनों है लेकिन एक अंदर ही रह जाती है। तो अब क्या होता है, अगर वो अंदर रह गई तो उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर सड़ने लगती है, खराब होने लगती है। तो वो कैंसर का कारण बन जाती है, इनफर्टिलिटी का कारण बन जाती है, वो बच्चा आगे जाके फादर नहीं बन पाएगा। ये सब प्रॉब्लम उसमें देखने को मिल सकती है। ओके। अभी आपने एक इंजेक्शन का नाम लिया, बोटेक्स आई थिंक बोला था आपने। क्या होता है ये, क्यों लगाया जाता है? बोटॉक्स एक तरह का केमिकल है जो कि बैक्टीरिया से मिलता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं, और ये क्लॉस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया होता है जिससे निकाला जाता है। और वो लगा देने से मसल्स जो है वो हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, मसल टाइट हो जाते हैं तो रिंकल्स चले जाते हैं। अच्छा, झुर्रियाँ खत्म करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हाँ वो स्किन में ही लगाए जाते हैं? हाँ, स्किन में लगाए जाते हैं। जहाँ पे आपको झुर्रियाँ ख़त्म करनी है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो हम लोग मल्टीपल जगह जहाँ जहाँ झुर्रियाँ वहाँ वहाँ लगा देते हैं, तो वो स्किन जो है वो टाइट हो जाती है। कोई साइड इफेक्ट है इसका? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा डोज लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर गलत तरीके से लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसको मतलब सही अगर कोई लगा रहा है तो सही डॉक्टर से, मतलब एक्सपीरियंस सर्जन से लगवाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो 6 महीने तक ही रहता है। अच्छा। हाँ, तो अगर लोग जो है लगाते हैं और बोलते हैं कि ज़िंदगी भर इसका इफ़ेक्ट रहेगा, तो नहीं, 6 महीने में उसका रिज़ल्ट रहता है। 6 महीने बाद उसका 100% रिज़ल्ट चला ही जाता है, तो फिर दोबारा लगाना पड़ता है। इसके साथ प्रॉब्लम यही है। ओके, किस एज तक आपको मतलब ये लगाना चाहिए या फिर उसके बाद अवॉइड करना चाहिए? बोटॉक्स तो यूजुअली फीमेल्स लगवाती हैं, 50 प्लस फीमेल्स जो 50-55 की होती हैं वो ज़्यादातर लगवाती हैं। अब तो 60-65 में भी फीमेल्स आती हैं लगवाने के लिए, ओके। जो कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आप देखेंगे कि पहले और बाद में, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। झुर्रियाँ बिल्कुल चली जाती हैं। फेस से तो एकदम इंसान 10-15 साल यंगर दिखने लगता है। ओके। अच्छा, जब थोड़ा स्किन केयर की बात आती है ना, थोड़ा फेस में जो चमक धमक आती है, तो एक देश का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आता है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के लड़के जब बड़े स्किन अच्छी होती है, बेहतरीन होती है, वो क्या वहाँ पे क्या प्लास्टिक सर्जरी का मतलब वो चलन है जेनेटिक है वो, जेनेटिक है। अच्छा। जेनेटिक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है। जेनेटिक मतलब उनके जो स्किन का कलर है, स्किन का टेक्सचर है, कंटूर है, वो सब उनको अपने पूर्वज से मिला है। ओके। अब वो वैसा स्किन हम कुछ भी लगा लें, कुछ भी सर्जरी कर लें, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा वो जेनेटिक्स नहीं है। हमारा जो जेनेटिक्स है, हमें हमारे जैसे दादा दादी या नाना नानी की स्किन थी, वैसी ही वैसी होगी। स्किन हमें मिलेगी। हमें कोरिया वालों की स्किन हमें नहीं मिलेगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। कभी ऐसी न्यूज़ मतलब कहीं बहुत पहले सुनने को कभी कभी मिलती थी कि सर्जरी के दौरान जो है डेथ हो जाती है, तो क्या ये डेंजरस है? सर्जरी के दौरान, प्लास्टिक सर्जरी के दौरान डेथ होना स्वाभाविक है, या फिर किस टाइप की वो सर्जरी करते हैं कि जिसमें डेथ के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? प्लास्टिक सर्जरी में डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं।
अगर हम बात करें बाकी सर्जरीज की, जैसे न्यूरो सर्जरी है या फिर कार्डियक सर्जरी है, हार्ट की सर्जरी, इनके मुकाबले प्लास्टिक सर्जरी में बहुत कम डेथ्स होते हैं, ना के बराबर। मेरे अभी तक कोई पेशेंट की डेथ नहीं हुई है, मतलब टचवुड कोई भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई है। पेशेंट की कंडीशन अगर ख़राब होती है तो हम सर्जरी को अबैंडन कर देते हैं पहले ही। अगर मान लीजिए कोई कंडीशन, पेशेंट की ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, सर्जरी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पहले तो हम लोग ब्लड बैंक में पहले ही इन्फॉर्म करके रखते हैं कि ये सर्जरी में ब्लड लॉस ज़्यादा होने वाला है, तो हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले से ब्लड बैंक में इन्फॉर्म कर देते हैं। ऐसा बहुत सारी सर्जरीज में नहीं ज़रूरत पड़ता है। हाँ, 100 200 500 सर्जरीज में से एक कोई सर्जरी होगी, जैसे ट्रॉमा की, एक्सीडेंट की, उनमें ऑलरेडी ब्लड लॉस हो चुका होता है। एक्सीडेंट में जैसे पैर की हड्डी टूट गई और ये पूरा मांस निकल गया और उसमें ब्लड भी बह गया, तो वैसे कंडीशन में हम लोग ब्लड पहले से अरेंज करके रखते हैं और फिर सर्जरी शुरू करते हैं, क्योंकि सर्जरी में ब्लड लॉस होना जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। तो पूरा प्रिकॉशन लेके चलते हैं ताकि पेशेंट को जो सर्जरी से नुकसान हो रहा है, होना हो सकता है, वो ना हो, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी करके चलते हैं। अब कोई प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो अगर कोई ऐसे, आजकल लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बिना डिग्री के, बिना कुछ ट्रेनिंग के सर्जरी करने लगे हैं। इंडिया में बहुत सारी जगह पे ऐसे सर्जरी हो रहा है जहाँ पे लोग ना ट्रेंड है प्रॉपर तरीके से, ना ही उनके पास डिग्री है, लेकिन कर रहे हैं कुछ भी, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। और इसलिए लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सर्जरी करा रहे हैं तो डॉक्टर की डिग्री देखें, डॉक्टर ने कितनी सर्जरी की है, अगर हो सकता है तो उन्होंने किसी पेशेंट की ऊपर सर्जरी किया है तो उस पेशेंट से भी डिस्कस करें कि उनको कैसा रिजल्ट मिला, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तमाम चीज़ें देखने के बाद आप डिसाइड करें सर्जरी करने की। ये नहीं कि एक बार गए और हाँ, किसी ने बोला कि हाँ हम सस्ते में आपका सर्जरी कर देंगे, तो पैसे करवा लिए, तो ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें। जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं वो हो सकता है चार्ज आपसे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट लाइफ नहीं जाएगी आपकी, आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे उनके हाथ में। सबसे डेंजर प्लास्टिक सर्जरी कौन सी है आपके अनुसार, कि ये वाली जो सर्जरी होती है ये सबसे डेंजर होती है, सबसे डिफ़िकल्ट भी होती है? डिफ़िकल्ट सर्जरी फ्री फ्लैप सर्जरी होती है मेरे लिए। फ्री फ्लैप मतलब? फ्री फ्लैप सर्जरी में क्या करते हैं, मांस का कोई टुकड़ा निकाल के पेशेंट के ही बॉडी से दूसरी जगह पे लगा दिया, पेशेंट की बॉडी में। जैसे अब मान लो कि ये इतना बड़ा मेरे पैर में घाव बन गया है, गड्ढा बन गया है, किसी भी कारण से, चाहे एक्सीडेंट से ये हिस्सा निकल गया पूरा इतना, और ये काफ़ी गहरा था, हड्डी तक दिखने लगी है इसमें। तो उस घाव को अगर हम पट्टी करेंगे या ड्रेसिंग करेंगे तो उस घाव को भरने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, या हो सकता है कि वो कभी ना भरे। ऐसे भी जख्म मैंने देखे हैं 6-6 महीने पुराने, जिसमें हड्डी दिख रही है और घाव है और वो भर ही नहीं रहा है। तो वैसे कंडीशन में हम फ्री फ्लैप सर्जरी करते हैं। फ्री फ्लैप सर्जरी में क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा हिस्सा निकाल के यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि यहीं का हो, ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पीछे हो सकता है। तो हम यहाँ से, इसे ALT फ्लैप कहते हैं, यहाँ से हम एक फ्लैप उठाते हैं और जहाँ भी ज़रूरत है उसकी खून की नस भी साथ में होती है। खून की नस, एक खून ले जाने वाली, एक खून ले आने वाली, ये दोनों नस को हम उठा के जहाँ भी इसको ज़रूरत है वहाँ लगा देते हैं और वहाँ पे जो खून की नस है उस खून की नस से इस खून की नस को जोड़ देते हैं। अच्छा। तो जो सप्लाई जानी थी, वो ब्लड सप्लाई, पूरा सर्कुलेशन इसमें, इसके थ्रू होने लगता है। तो ये यहाँ पे फिट हो जाता है, बैठ जाता है, और फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा के बंद कर देते हैं इसको। कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं इसमें 6-7 घंटे लगते हैं सर्जरी में। ये जो माइक्रोवैस्कुलर पार्ट है, जो खून की नस को जोड़ने वाला पार्ट है, वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर खून की नस ठीक से नहीं जुड़ी, सर्कुलेशन नहीं हुआ प्रॉपर, तो ये पार्ट सड़ जाएगा, और सड़ जाने की वजह से फिर यहाँ पे ठीक से बैठेगा नहीं, वो काला पड़ जाएगा, उसको फिर हटाना पड़ेगा, फिर यहाँ भी ख़राब हो गया, यहाँ भी ख़राब हो गया, दोनों ख़राब हो जाएगा। इस वजह से खून की नस को जोड़ना, और खून की नस आप समझ लीजिए बहुत बारीक, बहुत पतली होती हैं,
मतलब इसकी इसकी भी 1/10 होती है। अच्छा, ओके। इसकी ये इससे भी बहुत पतली होती है, वो समझ गया। दिखती नहीं है नेकेड आई से, हमें माइक्रोस्कोप से देख के करना पड़ता है। और जो टाके लगते हैं उसमें, जी। वो बाल के जितने पतले होते हैं। अच्छा, ओके। बाल की ठीक समझ हाँ, गए। बाल से भी पतले टाके उसमें लगते हैं, तो हुँ, वो नस को हम लोग फिर जोड़ते हैं ओके। खून की नसों। कुछ क्या होता है ना, कुछ स्किन पे कुछ मार्क्स होते हैं, ब्लैक हो गया या फिर किसी चोट का निशान हो गया, हाँ, स्कार। हो जाता है। हम्म। तो क्या कॉस्मेटिक जो आपकी जो सॉरी जो प्लास्टिक सर्जरी है, उससे जो मार्क्स है पूरी तरीके से हटा दिया जाता है? एकदम वो नेचुरल लगेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं? 100% तो कोई नहीं कह सकता कि एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अगर नॉर्मल 100% हो जाता है ठीक, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग गारंटी 100% का नहीं देते हैं। हुँ, 70-80% तक रिमूव हो सकता है। जैसे कोई चोट का निशान है, या कोई एक्सीडेंट का है, कि या फिर कोई सर्जरी का निशान है, टाके का निशान है, हुँ, या स्ट्रेच मार्क्स है, हुँ, या प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है सिजेरियन का निशान है। तो जितने भी ये निशान है, उन सब के लिए क्रीम आते हैं, सिलिकॉन शीट आती है, इंजेक्शंस भी आते हैं, माइक्रो नीडलिंग टेक्निक होती है, लेज़र थेरेपी होता है, स्कार रिवीजन सर्जरी होता है। 5-6 चीज़ें हैं जो कि हम स्कार को रिमूव करने के लिए करते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का स्कार है, पेशेंट का क्या कंडीशन है, पेशेंट की का स्कार का क्या कंडीशन है, उस पे वो डिपेंड करता है। जिन महिलाओं को सी सेक्शंस होते हैं, हुँ। जो डिलीवरी होती है सिज़ेरियन डिलीवरी, उनके जो निशान बन जाते हैं, बहुत मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। हुँ। उसके लिए कौन-सा ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जरी में है, जिससे कि वो उनकी जो निशान है, वो पूरी तरीके से गायब हो जाए? देखिए, शुरू में हम तो जेल बोलते हैं लगाने को। एक जेल आता है, उसको बोलते हैं, वो सिलिकॉन जेल होता है। उस जेल को लगा के मसाज करना होता है, और मसाज यूजुअली हम इन डायरेक्शन ऑफ स्कार करते हैं। जैसे अगर कोई स्कार है इस जी, तरह से, जी। तो हम जेल लगा के इस तरह से ही मसाज करना है, ऐसे नहीं करना है। ना वापस करना है। हाँ, नहीं, इस तरह से, मतलब उसी के डायरेक्शन में करना है। इस अच्छा, डायरेक्शन में है तो उसी के डायरेक्शन में करना है। ओके, उसके अगेंस्ट ऐसे नहीं करना है। ओके। तो मसाज, जेल लगा के मसाज करते हैं, हुँ, या सिलिकॉन के शीट्स आते हैं, प्लास्टिक की तरह होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, हुँ, और वो हम रख के उसको बैंडेज से बांध देते हैं। ओके। उससे भी स्कार जो है वो नरम हो जाता है, और नॉर्मल स्किन के तरह, जैसे नॉर्मल स्किन से स्कार उभरा रहता है हाँ, किसी-किसी, तो वो उभरा नहीं रहता, वो ठीक से बैठ जाता है। ये 2 तो हाँ, बेसिक सबसे इनिशियल ट्रीटमेंट है हुँ, स्कार का। हुँ, उसके बाद अगर उसके उससे भी ठीक नहीं होता है, यूजुअली ये दोनों चीज़ें हम लोग 4-6 महीने तक बोलते हैं करने को। ओके। उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, तो फिर एक इंजेक्शन आता है जो कि हम स्कार में दे देते हैं, उससे भी स्कार नरम हो जाता है और नॉर्मल बैठ जाता है। या फिर हाँ, लेज़र थेरेपी होता है। हुँ, लेज़र से भी स्कार को बैठाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को चेहरे पे चिकन पॉक्स के दाग हो जाते हैं, या एक्ने, पुराना एक्ने का दाग है, चेहरे पे बहुत गड्ढे बने हुए हैं, वो सब हम लोग लेज़र से या फैट ग्राफ्टिंग से करते हैं। ओके। प्लास्टिक सर्जरी में वैसे तो जो पूरा काम होता है, वो स्किन पे होता है, स्किन को लेकर के किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद स्किन कैंसर बाहर निकल आए, ऐसा होता है कि नहीं हो सकता? प्लास्टिक सर्जरी से कोई कैंसर का रिस्क नहीं होता है, कोई भी कैंसर का रिस्क नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी हम कैंसर के लिए करते हैं, हुँ, स्किन कैंसर होते हैं, अगर मान लीजिए किसी को चेहरे पे कोई जी। स्किन कैंसर है, हुँ, उसके हुँ, लिए प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, या बॉडी में कहीं भी कोई कैंसर बनता है हुँ। स्किन पे, तो प्लास्टिक सर्जरी से पूरी तरह से हटाया जा सकता है। जब ये प्लास्टिक सर्जरी की बातें होती है और फेस को लेकर के बात है, तो माइकल जैक्सन का नाम सबसे मतलब एक सामने आता है। क्योंकि अभी भी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो जो है, उन्हीं के तरीके का एक दिखने वाला इंसान, उसका चेहरा थोड़ा ख़राब था, बट वो बहुत वायरल हो रहा था। लोग बोल रहे थे ये माइकल जैक्सन है, अभी तक ये मरे नहीं है, ज़िंदा है। तो माइकल जैक्सन के बारे में थोड़ा बताइए, उसकी वो सर्जरी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसी सर्जरी उनकी थी, क्या उन्होंने कराया था? माइकल जैक्सन ने तो बहुत सारी सर्जरीज़ अपने फेस पे और पूरे बॉडी पे ही करवाया है उन्होंने। वो एक्चुअली पहले तो ब्राउन थे, फिर उसके बाद बिल्कुल वो वाइट हो गए। तो उन्होंने फेस को पूरा चेंज करवा दिया। पहले जो थे वो बिल्कुल, कई सारी सर्जरीज़ इसमें होती हैं। नोज़ की सर्जरी होती है, लिप की, चीक की, चिन की, बहुत सारी सर्जरीज़ कराने के बाद जाके वो ऐसा लुक जैसा उनको आया, वो आया था। तो वैसा कुछ हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं पेशेंट को यूजुअली, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही सर्जरी करा लेने की वजह से भी उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ऐसा अगर
कोई कराता है तो डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन कोई ना कोई सर्जरी का बॉडी पे होगा, तो उतना रिकमेंडेड नहीं है वो सब चीज़ें। हम जब फिल्में देखते हैं तो कुछ पुरानी फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है कि जो है चेहरा बदल दिया, किसी दूसरे का चेहरा बदल दिया, जो विलेन होता है खास करके वो इस तरह की हरकतें करता था हमारी फिल्मों में कि किसी इंसान का चेहरा उठा के किसी दूसरे चेहरे पे लगा दिया ताकि पता ना चले। तो इस तरह की सर्जरी क्या वाकई में ही सक्सेस है कि नहीं है, और होती है तो क्या इंडिया में होती है इस तरह की सर्जरी? देखिए, अगर थोड़ा बहुत चेंज करना है फेस पे, नाक चेंज करना है, कान चेंज करना है, या लिप चेंज करना है, या आई ब्रोज या कुछ चेंज करना है ऐसा, तो हम किसी दूसरे का स्किन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद के ही बॉडी से या बॉडी पार्ट्स को लेके, टिश्यूज़ को लेके हम चेंजेस कर सकते हैं और फेस को एक नया लुक और अच्छा लुक दे सकते हैं। ओके। लेकिन अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल फेस चेंज कर देना है, किसी के तरह दिखने वाला इंसान बना देना है, जैसे कोई दूसरे का फेस मेरे पे लग गया, तो ऐसा सर्जरी जो होता है वो फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी होता है। ओके। वो इंडिया में बहुत ना के बराबर होता है। वो बाहर के देशों में, यूएस में कुछ जगह पर होता है जिसमें कि अगर फेस किसी का पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जी। तो कोई डेड पर्सन का फेस लेकर हम उस पार्ट पे लगा देते हैं। ओके। बहुत लंबी सर्जरी होती है, 25 घंटे 30 घंटे ये सर्जरी चलती है, जिसमें फेस को पहले हटाया जाता है। जो भी जैसे यूजली ये सर्जरी एसिड अटैक और बर्न के पेशेंट में किया जाता है जिनका पूरा फेस जल गया है और देखने में बहुत भयानक लगते हैं वो लोग। तो पूरा फेस को पहले हटाया जाता है, जो पुराना टिश्यू था उसको हटा के, जब वो घाव बन जाता है तो उस पे नया चेहरा लेकर लगा दिया जाता है और ओके। फिर उसको खून की नसों से दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है ताकि उसमें खून का सप्लाई नॉर्मल होने लगे। ओके। तो ये सर्जरी इंडिया में फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है। पूरे दुनिया में ये बहुत कम हुई है सर्जरी, बहुत कम, गिनी चुनी 2 4 5 केसेस हैं बस। ओके। अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे अदनान सामी है, अदनान सामी जी पहले बहुत अच्छे खासे हैवी थे, फैटी थे, और अचानक से वो एकदम मुझे लगता है 1/4 हो गए अपने आप का है। वो भी एक प्लास्टिक सर्जरी थी? हाँ, एक्चुअली वो प्लास्टिक सर्जरी में नहीं आएगा, वो आपका गैस्ट्रिक सर्जरीज होती हैं, बेरियाटिक सर्जरी होती है वो। बेरियाटिक सर्जरी क्या होता है? बेरियाटिक सर्जरी में हम करते हैं, ये आपका ही डिपार्टमेंट है ये भी? ये जनरल सर्जरी जो मैंने पहले एमएस किया था जी। उसमें था ओके। बेरियाटिक। ओके। प्लास्टिक सर्जरी में नहीं आता है। यूजुअली प्लास्टिक सर्जरी में वो वाली सर्जरीज होती हैं जो कि शेप देती हैं बॉडी को, जैसे 6 पैक एब्स दे दी या लड़कियों में प्रॉपर शेप दे दिया बॉडी को, वो सब सर्जरी होती हैं। लेकिन अगर कोई 140 केजी 150 केजी का है, उसका वज़न कम करना है, हमें उसको 90 केजी पे लाना है, 100 केजी पे लाना है, 80 केजी पे लाना है, 130 केजी का है उसको 90 पे लाना है, वो होती है बेरियाटिक सर्जरी। वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती है। बेरियाटिक सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह से सर्जरी होती है। एक होती है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। ओके। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में क्या करते हैं, जैसे पेट का जो आकार है वो ऐसे बलून की तरह होता है, हाँ ऐसे। जी। तो क्या करते हैं हम, ये हिस्सा को काट के निकाल देते हैं। ओके। और ये पेट पहले ऐसे था पेट, हाँ। तो अब ये ऐसे हो जाता है। हाँ। तो अब इसका मतलब पेट आपका पहले अगर 500 ml था तो अब बच गया 150 ml। ओके। तो 150 ml में अब जब भी खाना खाएंगे, एक रोटी खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा। ओके। तो इस वजह से पेशेंट को भूख ही कम हो जाती है और धीरे धीरे करके 3 महीने में करीब 30 केजी 40 केजी वजन कम हो जाता है पेशेंट का। ये स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होती है। इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल होता है। बॉडी में मल्टी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम ऊपर से मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स आते हैं, वो सब देते हैं। ओके। और दूसरा जो सर्जरी होता है बेरियाट्रिक में, वो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होता है। उसमें क्या करते हैं, वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट होता है। ओके। उसमें क्या करते हैं, पेट को काट दिया और काट के छोटा कर दिया। अच्छा। तो जब खाएगा तो उसे भूख ही कम लगेगी, एक रोटी में ही पेट भर जाएगा। दूसरा इसमें 2 सर्जरी एक साथ करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है सर्जरी का, पहला पार्ट तो पेट छोटा हो गया। दूसरा पार्ट है कि उसकी जो नीचे की आंत है, उसको लाके हम पेट में जोड़ देते हैं। तो खाना जो भी खाया वो 1 रोटी आधा रोटी, वो तुरंत
नीचे की आंतों में चला जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है तुरंत। तो उसको टाइम ही नहीं मिलता है खाने को ज़्यादा एब्जॉर्ब होने का। तो फिर तो जो वो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स है, वो तो नहीं मिल पाएंगे उसको। बिल्कुल, वही तो इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से मल्टीविटामिन्स देते हैं खाने के लिए, ताकि उसको कोई विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। बहुत अच्छे डोज़ में देना पड़ता है विटामिन्स। नहीं, जैसे हम लोग बातें करते हैं ना कि जिन लोगों को चर्बी होती है, बहुत मोटा पेट होता है, उनकी हम चर्बी निकाल लेते हैं, हुँ। तो वो ये सर्जरी सेम है कि अलग अलग है? नहीं, वो अलग सर्जरी है। वो लाइपोसक्शन है, जिसमें तोंद निकला हुआ है किसी हाँ का, हाँ। और हमने थोड़ा-सा इधर से थोड़ा-सा फैट निकाल लिया, इधर से थोड़ा-सा फैट निकाल लिया और पेट को थोड़ा-सा अच्छा शेप दे दिया। वो लाइपोसक्शन होता है। उसमें हम 30-40 केजी नहीं निकाल सकते। उसमें हम 2, 4, 5 केजी ही निकाल सकते हैं। उससे सिर्फ बेली फैट आपका आपका कम होगा, बाकी ठीक रहेगा। बेली फैट आपका कम हो जाएगा और आपका जो बॉडी है वो थोड़ा-सा स्ट्रेट स्लिम दिखने लगेंगे। अच्छा अच्छा, अभी लेकिन हाँ हाँ। लेकिन वो हम 120 और 140 केजी वाले लोगों पे नहीं करते हैं। अच्छा 130, 40, 50, 150 केजी का कोई है तो उसमें हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। और ओके। अगर कोई 85 केजी का है, 80 केजी का है, 90 केजी का है और वो चाहता है कि मेरा थोड़ा तोंद कम हो जाए, मैं थोड़ा फिट दिखूं, अच्छा दिखूं, उसमें हम लाइपोसक्शन करते हैं, क्योंकि उसमें 2, 4, 5 केजी ही निकालना होता है और पेट को एक अच्छा शेप देना होता है। ओके, वो करते ये फिर जो सिक्स पैक वाली जो मतलब आप बोल रहे थे, तो सर्जरी से कैसे सिक्स पैक आते हैं? सर्जरी से सिक्स पैक हम लोग बनाते हैं। पहले तो फैट वहाँ का निकाल देते हैं पूरा। तो लाइपोसक्शन आप जब देखोगे तो वो एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है लंबा सा, जिसमें हम सक्शन मशीन को कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसको पेट में घुसा देते हैं। ओके। और पेट में घुसाने के बाद इस तरह से मूवमेंट करना पड़ता है। वो क्या करता है, सारा फैट सक कर लेता है। तो जब शेप देना होता है सिक्स पैक में, तो जहाँ पे हमें कर्व देना है, जहाँ पे हमें उसका ज़्यादा डिप्रेस करना है, वहाँ से हम ज़्यादा फैट निकालेंगे, और जहाँ हमें दिखाना है उभार, वहाँ हम कम फैट निकालेंगे। फिर हम नीचे थोड़ा ज़्यादा निकालेंगे, फिर थोड़ा कम निकालेंगे। इस तरह से हम शेप देंगे उसको प्रॉपर। लेकिन वो तो फैट। मार्किंग करना होता है हाँ पहले हाँ हाँ। कि हाँ, यहाँ से हमने ऐसे मार्किंग कर लिया, ऐसे सिक्स पैक का। ठीक ये है। एक मूवी है गोविंदा की, उसमें वो पूरा ये दिखाया है, ऐसी मार्किंग वो लगी हुई है सिक्स पैक की। हाँ हाँ। और फिर अगले दिन देखते हैं कि पूरा सिक्स पैक आ गया है उसके पेट पे। लेकिन ये तो फैट हुआ ना जो आपने छोड़ा हुआ है वहां पे मार्किंग पे। लेकिन जो नेचुरल होते हैं, आई थिंक वो मसल्स होती है। हाँ, वो मसल होती है। तो फिर मसल दोनों में मतलब एक्चुअली क्या होता है कि वो मसल ही होता है जो कि दिखता है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फैट होता है। अच्छा और जहाँ पे हमें जो कम करना होता है, वहाँ से हम फैट निकाल देते हैं। जैसे जैसे दो एब्स के बीच में जो पार्ट है, जो डिप्रेशन बनता है, वहाँ से हम फैट ज़्यादा निकाल देते हैं। ओके तो इस वजह से वो शेप दिखता है। ओके सर्जरी करते वही हैं। ओके। जो ब्रेस्ट कैंसर जिनको हो जाता है और जिनकी ब्रेस्ट को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे कि नया ब्रेस्ट उनको लगा दिया जाए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे फीमेल पेशेंट की ब्रेस्ट सर्जरी हो रही है आज के डेट में। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर हो गया है फीमेल में। हाँ हाँ हाँ। सबसे नंबर 1 का कैंसर है जी। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में। तो उसको क्या करते हैं हम, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी एक सर्जरी होता है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यू को निपल एरियोला के साथ, स्किन टिश्यू के साथ और कैंसर के साथ पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। अगर हम कोई पार्ट छोड़ेंगे तो कैंसर फिर से हो सकता है। इस वजह से हम अच्छा खासा टिश्यू ब्रेस्ट का पूरी तरह से निकाल देते हैं। फिर जो घाव बनता है, वहाँ पे हम नया ब्रेस्ट अगर बनाना हुआ तो उसके 2-3 तरह से बनाते हैं, लेकिन हम उस सर्जरी में नहीं करते। वो बाद में 6 महीना साल भर के बाद वो सर्जरी करते हैं। वो जो ब्रेस्ट आप बनाते हैं जैसे, या फिर आप कोई सिलिकॉन वगैरह की वो लगाते वही हैं? मैं बताता हूँ जी कि ब्रेस्ट बनाते कैसे हैं। जी 2-3 तरीके से बनाते हैं। या जी। तो हम फीमेल के खुद के बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके ब्रेस्ट बना सकते हैं। जैसे पेट के मसल्स होते हैं, जैसे हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल कहते हैं। इस मसल का इस्तेमाल करके हम ब्रेस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फोरहेड फ्लैप में हम यहाँ हाँ से हाँ फोर हाँ निकाल के नाक में, जी। तो हम यहाँ का फैट ऐसे घुमा के ब्रेस्ट बना देते हैं। ओके या फिर पीछे एक मसल होती है जिसका नाम है लैटिस्मस डोर्साई। ओके। तो पीछे के मसल को हम घुमा के आगे कर देते हैं, अच्छा उससे भी ब्रेस्ट बन जाता है। ये हम बॉडी के ही टिश्यू का इस्तेमाल करके ब्रेस्ट बना देते हैं। अब मसल को निकालने के बाद यहाँ पे मसल लगा दिया, उसके बाद वो जो ऊपर की लेयर है उसमें हम स्किन ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ओके स्किन ग्राफ्टिंग मतलब कि जैसे मैं सर्जरी का एक
टेक्निक बता देता हूँ करते क्या है। पीछे चीरा लगाया, हम्म। चीरा लगाने के बाद मसल निकाला उसमें से, जो मांस मसल है, हाँ हाँ मसल निकालने के बाद उसको यहाँ पे रख दिया, हाँ जैसे घाव बना हुआ था यहाँ पे हाँ ब्रेस्ट का, वहाँ रख दिया और पीछे सिल दिया, हाँ पीछे सिल दिया। और यहाँ पे जो मसल निकाल के रखा है इसको आप कवर देना पड़ेगा ना, तो कवर जो है वो हम यहाँ से चमड़ी निकाल के उसके ऊपर से कवर कर देते हैं। ओके। तो ये नया ब्रेस्ट बन जाता है। नया ब्रेस्ट एकदम एग्जैक्टली जैसे नॉर्मल होता है वैसा नहीं होता, हाँ। लेकिन कपड़े पहनने के बाद कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आता है, फिर लगता है कि नॉर्मल है। निप्पल होता है कि नहीं होता उस पे? निप्पल एरोला उसमें नहीं होता है। निप्पल एरोला के लिए हमें फिर से बनाना पड़ता है, दूसरी सर्जरी करनी पड़ती है। ओके। निप्पल एरोला बनाने के लिए निप्पल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज दूसरी होती है जो हम बाद में करते हैं। कुछ लोग टैटूइंग कर लेते हैं। ओके। निप्पल एरोला वो का जी जी। जो एरोला है हाँ हाँ। गोल वाला, उसकी उसमें टैटूइंग कर देते हैं, ओके। तो वो ब्लैक जैसा दिखता है। लेकिन वो वर्क तो जैसे नेचुरल है वैसा नेचुरल नहीं करेगा? नेचुरल नहीं दिखता है, लेकिन वही है, नहीं, आप वर्क तो नहीं करेगा ऐसे, फंक्शनल भी ऐसे नहीं फंक्शन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल फंक्शन नहीं होगा वो। कोई मतलब एक तरह से वो बस अ, कपड़े के ऊपर से आप नॉर्मल अच्छा लगेगा, दिखने के लिए कह रहा अच्छा दिखने के लिए कि है। हाँ। ओके। जो लड़कियां जिनके जो ब्रेस्ट होती है वो बहुत बहुत मतलब वो छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी सुंदरता को इनहेंस करने के लिए ये ब्यूटी को उसको बड़ा कराते हैं, हाँ जैसे कि बिल्कुल। आपने बात बोला, वो क्या प्रोसेस होता है और वो अभी क्या वो डेंजरस है कि नहीं है? हाँ, अभी मैं उस पे आ रहा था। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में हमने ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किया खुद के ही बॉडी को, टिश्यू को इस्तेमाल करके। अब जो फीमेल्स का ब्रेस्ट प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट जिनमें हम टिश्यू नहीं ले सकते, हम्म। उनमें हम ब्रेस्ट इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स क्या होते हैं? सिलिकॉन के बलून्स होते हैं, हम्म। और कुछ बलून्स ऐसे आते हैं जिसमें अंदर पानी भरा होता है, कुछ बलून्स ऐसे होते हैं जिसमें अंदर सिलिकॉन जेल भरा होता है। तो ओके। आजकल जो लेटेस्ट है वो सिलिकॉन जेल वाले आ रहे हैं। बलून बिल्कुल नॉर्मल देखने में रहता है, अंदर जेल भरा होता है और बाहर से सिलिकॉन होता है। वो पेशेंट के ब्रेस्ट में लगा दिया जाता है, मतलब अंदर यहाँ पे एक चीरा लगाया जाता है नीचे, ब्रेस्ट के नीचे, और वहाँ से इम्प्लांट डाल दिया जाता है, ब्रेस्ट का इम्प्लांट, सिलिकॉन इम्प्लांट। और वो जो है अंदर डाल के फिर इसको हम स्टिच कर देते हैं। तो वो जो शेप है प्रॉपर ब्रेस्ट का वो दिखने लगता है, बीच में जो क्लीवेज है वो प्रॉपर दिखने लगता है, ब्रेस्ट का जो शेप है दोनों का वो प्रॉपर दिखने लगता है। लेकिन मान लीजिए कोई मदर है और अगर उसने ये किया है तो उसका फीडिंग में कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता फीडिंग में, कोई वो प्रॉब्लम वो नहीं। सिलिकॉन से कैसे फीडिंग आएगा? सिलिकॉन जो नॉर्मल ब्रेस्ट ग्लैंड होता है उससे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ओके ओके वो मसल के अंदर डाल देते हैं। ओके ओके ब्रेस्ट ग्लैंड जो होते हैं वो मसल के बाहर होते हैं, ओके। हम मसल के अंदर डाल देते हैं। थोड़ा स्किन कैंसर को लेकर के बातें करते हैं। अक्सर स्किन कैंसर मोस्टली किन कारणों से होता है? सनलाइट, यूवी लाइट की वजह से स्किन कैंसर होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। फिर जिनकी स्किन ज़्यादा वाइट होती है उनको ज़्यादा रिस्क होता है स्किन कैंसर का, कैसे? क्योंकि उनकी जो स्किन है वो ज़्यादा यूवी लाइट से डैमेज होती है। ओके। सन जो है वो हमारे स्किन में ज़्यादा डैमेज करता है, जिनकी स्किन वाइट होती है, ओके तो ज़्यादा डैमेज होगा, ज़्यादा कैंसर का रिस्क होगा। ओके। कैंसर मतलब स्किन कैंसर होता कैसा है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर वो अपनी चरम सीमा पे है तो कितना डेंजरस हो सकता है? स्किन कैंसर 4-5 तरह के होते हैं। ओके। उनमें से सबसे जो खराब वाला कैंसर होता है वो मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है। क्या होता है? मैलिग्नेंट मेलानोमा एक छोटे से तिल की तरह दिखेगा आपको, ओके। और लगेगा नहीं कि ये कैंसर है, लेकिन वो इतना भयानक रूप ले लेगा कि पूरे शरीर में फैल जाएगा और 6 महीने में आदमी मर जाएगा। 6 महीने में? स्किन पे क्या प्रॉब्लम है, पूरा थोड़ा खुल के मैं समझना चाहता, एक एक करके समझना चाहता हूँ उसको। जैसे अभी कुछ महीने पहले ही मैंने एक पेशेंट पे मैलिग्नेंट मेलानोमा का सर्जरी किया। उसके पैर के तलवे के पास में एक तिल था जी। और वो धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगा। ओके। अब क्या होता है मैलिग्नेंट मेलानोमा, वो सबसे पहले वो कलर नॉर्मल कलर से पहले डार्क कलर में चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता है, ओके। ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। फिर उसका साइज बढ़ता है, यूजुअली 6 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा है अगर कोई भी तिल, तो हमें थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। 6 मिलीमीटर से बड़ा, या फिर किसी का तिल का साइज जो शेप है वो प्रॉपर गोल नहीं है, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा है,
तो उसका मतलब वो कैंसर हो सकता है। कैंसर हो सकता है। फिर वो 6 मिलीमीटर से बड़ा, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा उसका बॉर्डर, ओके। हाँ हाँ। और सिमिट्री नहीं है, मतलब कि उसको बीच से काटेंगे तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग दिखेगा। अच्छा। ओके। ठीक है। और स्किन से एलिवेटेड होगा, बाहर की तरफ ऊपर होगा। बाहर की तरफ ये सारे अगर फीचर हैं हम्म। तो वो स्किन कैंसर हो सकता है। ओके। और साइज में तेजी से बढ़ रहा है। ओके। ठीक है। ओके। तो इसको हम लोग ABCDE बोलते हैं। ओके। ए से एसिमिट्री, हाँ। ओके। बीच से आधा किया तो आधा अलग दिखेगा। हम्म। बी मतलब बॉर्डर, जो बॉर्डर है उसका आड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। हम्म। सी से कलर, ब्लैक या ब्राउन या डार्क कलर का दिख रहा है। डी से डायमीटर, उसका 6 मिलीमीटर से बड़ा है। और ई मतलब एलिवेशन फ्रॉम स्किन, स्किन ओके। से कितना एलिवेटेड है। ओके। ये 5 चीज़ें हम लोग देखते हैं हम्म। स्किन कैंसर में। कोई भी मोल है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपना अगर शरीर में कोई मोल है तो ये 5 चीज़ें उसके बारे में ज़रूर देख लें। अगर 5 में से 2-3 भी है तो डॉक्टर को जाके दिखा ले एक बार, उसकी बायोप्सी करा लें। ओके। कैसे, मतलब आदमी मरता कैसे, क्या करता है वो, किस तरीके से? वो जो मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है वो डेप्थ में बढ़ता है। गहराई उसकी, जो स्किन में गहराई है वो गहरा अंदर की वो तरफ अंदर बढ़ता की है। तरफ बढ़ेगा। वो अंदर की तरफ बढ़ता है, और एक बार वो अंदर की तरफ बढ़ के खून की नसों के कांटेक्ट में आया तो सीधा पूरे बॉडी में फैल जाता है। ओके, इतना रैपिडली बढ़ता है। तो ये जो मैलिग्नेंट मेलानोमा ये सबसे खतरनाक वाला कैंसर है। ओके। अगर एक बार बॉडी में फैल गया फिर वो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में है, ज़्यादा गहरा नहीं गया है, तो हम निकाल देते हैं उसको सर्जरी से। लेकिन एक बार वो अंदर चला गया, फिर उसको आप निकाल भी दोगे, लेकिन वो बॉडी में जब फैल गया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए बहुत सारा कीमोथेरेपी और बहुत ट्रीटमेंट लंबा चलता है, और कुछ लोगों में डेथ हो जाती है, ओके। नहीं बच पाता पेशेंट। और इसके और भी अलावा तरह के कैंसर होते हैं, जी। जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा। ये थोड़े कम एग्रेसिव है, मतलब थोड़े हल्के वाले कैंसर हैं। इनका इलाज हम पूरी तरह से कर सकते हैं, 100% क्योर हो सकता है। ओके। लेकिन प्रॉब्लम बेसल सेल कार्सिनोमा के साथ ये होती है कि ये चेहरे पे हो जाता है, तो चेहरा खराब हो जाता है। ओके। नाक पे हो गया, यहाँ गाल पे हो गया, या आँख के पास में हो गया। ये बेसल सेल कार्सिनोमा अभी हाल फिलहाल में ही उनको हुआ था, जो निक जोनस के भाई हैं, प्रियंका चोपड़ा के। जी। देवर या जेठ? शायद जेठ है, ये तो मुझे नहीं पता। जी। लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला था, उनको कार्सिनोमा हाँ हुआ हाँ था। हाँ हाँ। यहाँ पे हुआ था उनको कार्सिनोमा, उन्होंने सर्जरी भी कराई उसकी। ओके। तो वो देखने में कैंसर जो है वो आपको लगेगा नहीं कि कैंसर है, लेकिन जब साइज़ में बढ़ने लगता है तब हमें सावधान हो जाना चाहिए कि ये साइज़ में बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। जैसे 2 महीने 6 महीने के अंदर ही आपका डबल हो गया साइज़ में, तो फिर इतना तेज़ी से कोई तिल या मोल नहीं बढ़ता है। वो ओके। कैंसर ही होगा जो साइज़ में इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रोथ होता है ना कैंसर का, सेल्स में ग्रोथ होता है। तो जैसे जैसे साइज़ में बढ़ेगा आपको सावधान हो जाना है, तुरंत बायोप्सी कराना है। बायोप्सी में एक बार अगर आ जाता है तो कि कैंसर है, तो फिर सर्जरी करा के आप उसको हटवा सकते हैं। ओके। अच्छा, कुछ वीडियोस हम देखते हैं कि किसी आई थिंक सलून में या किसी जो स्किन केयर क्लिनिक होते हैं, लोग क्या करते हैं, एक लेजर होती है और आंखों पे ऐसे काला चश्मा लगा के पट 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 ऐसे बोलते रहता है, वो नीला नीला होता है। आई थिंक जहाँ पे जो डार्क होती है स्किन, वो लगने के बाद थोड़ा सा वो निखार आता है स्किन में। क्या प्रोसेस है वो? देखिए लेज़र ना बहुत तरह के होते हैं। जी। एनडी याग लेज़र, इर्बियम याग लेज़र, होल्मियम लेज़र अलग चीज़ है। फिर हम लोग कुछ लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ओके। जैसे किसी को अ, मोल है या काला दाग है वो हटवाना है, किसी को बाल आ रहे हैं चेहरे पे वो हटवाना है, वो सब लेजर। किसी को स्कार है, दाग धब्बे हैं वो हटवाना है, किसी को अपना चेहरा बिल्कुल चिकना करवाना है, स्मूथ करवाना है, उसके लिए लेज़र है। तो अलग अलग CO2 लेज़र होता है जो स्कार के लिए हम लोग करते हैं। तो अलग अलग लेज़र का अलग अलग चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट होता है। ओके। तो उसका कोई साइड इफेक्ट होता है? हाँ, लेज़र को कभी भी
अनप्रोफेशनल लोगों से नहीं करवाना चाहिए। हमेशा क्लिनिक पे जाके प्रॉपर तरीके से ही करवाएं, क्योंकि अगर लेज़र करते समय प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया गया तो उससे आँख डैमेज हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, ज़िंदगी भर के लिए रोशनी चली जाएगी आँख से। अच्छा। तो इसलिए आई को कवर करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे भी कर रहे हैं, चाहे हम लेज़र यहाँ भी कर रहे हैं, इनफैक्ट हम लेज़र कहीं पेट में, पीठ में, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, आई कवर करके करना चाहिए, क्योंकि वो लेज़र की किरणें हमें दिखती नहीं है और छटक छटक के जाती हैं। अच्छा। तो इसलिए डॉक्टर भी अपना आई कवर यूज़ करता है, डॉक्टर हम भी यूज़ करते हैं आई प्रोटेक्शन और फिर लेज़र देते हैं। ओके। अब मैंने कुछ वीडियोस में देखा था जो लोग लेज़र का यूज़ कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, प्रॉपर आई को कवर नहीं करते हैं, तो उससे डैमेज हो सकता है। जो हेयर रिमूवल होता है ना, कि आप लेजर से आप परमानेंट के लिए हेयर रिमूव कर सकते हो, वो क्या प्रोसेस है, वो कितना डेंजरस हो सकता है, क्या वो सही है कराना कि नहीं है? लेज़र जो हेयर रिमूव के लिए यूज़ होता है उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसके साथ कि आपको 6, 7, 8 बार या 10 बार करवाना पड़ेगा। एक बार में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि एक बार करवाया तो रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। 6, 8 बार, 10 बार करवाना पड़ेगा, इसलिए वो एक्सपेंसिव हो जाता है। एक सिटिंग का लोग 4000, 5000 कॉस्ट लेते हैं, चार्ज करते हैं, और वो 8-10 बार कराने में 40-50 हज़ार का खर्चा हो जाता है, थोड़े से एरिया के लिए। कुछ फीमेल होती हैं जो पूरे बॉडी का ही हेयर रिमूवल करवाना चाहती है, कुछ मेल्स भी होते हैं जो चेस्ट का, प्राइवेट पार्ट का, या कुछ फीमेल्स होती हैं जो फेस का हेयर रिमूव कराना जी चाहती जी। हैं। तो वो सब अच्छा रिजल्ट है, लेकिन आपको 8-10 बार कराना पड़ेगा, एक्सपेंसिव होता है, और उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है अगर पूरी तरह से प्रिकॉशन लिया जाए तो। लेज़र करवाने के बाद अगर फेस पे लेज़र करवा रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। बाहर जा रहे हैं, सनस्क्रीन लगाइए। 1-2 दिन कोशिश कीजिए घर में ही रहने का, बाहर नहीं जाने का। सनस्क्रीन बाहर जा रहे हैं तो लगा के जाएँ। और लेज़र हम लोग यूज़ करते हैं तो जब चट-चट जो आवाज़ आती है ना, हाँ हाँ। वो एक्चुअली पेनफुल होता है, दर्द करता है, अच्छा। क्योंकि वो स्किन को आपके तोड़ता है, टिश्यू को, कोलेजन को। ओके। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, एनेस्थेटिक क्रीम आती है, वो लगा देते हैं। ओके। लेज़र यूज़ करने से पहले कुछ लोग जिनको नहीं पता है वो नहीं यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट पेशेंट को ऐसे ही दे देते हैं और वो पेशेंट जो है वो पेन में चिल्लाता रहता है। लेकिन हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, क्रीम लगा देते हैं। वो क्रीम जो है वो 40-45 मिनट या 1 घंटे बाद फिर लेज़र करते हैं तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। दर्द नहीं होता, ओके। पेनलेस हो जाता है वो बिल्कुल। ओके। अभी आप जो मॉल की बातें कर रहे थे ना, कि अगर मॉल ऐसा है तो कैंसर हो सकता है, मस्से जो होते हैं अक्सर स्किन्स पे हो जाते हैं, कुछ लोग उनको हटाने के लिए बोलते हैं कि पे थोड़ा गर्म करके जो चूना लगा ले, भी हो गया, हट जाएगा इस तरीके से। तो वो जो मस्सा होता है वो पहली बात तो होता क्यों है, वो किस चीज़ का बना होता है, और अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं मस्सा हटाने के लिए खुद ही जला देते हैं, खुद ही काट देते हैं, गाँव में अक्सर कर देते हैं हाँ, लोग, हाँ, वो बिल्कुल। कितना वो डेंजरस हो सकता है वो? मस्सा जो है अगर आप खुद से निकाल रहे हैं तो प्रॉब्लम तब तक नहीं होगा जब तक कि अगर इन्फेक्शन किसी को नहीं होता है। अगर आपने निकाला और वहाँ इन्फेक्शन हो गया तब प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली जैसे उन पेशेंट्स में जिनको शुगर ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ होता है, जिनको, उनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। वो अगर खुद से निकालेंगे, घाव बन जाएगा, फिर वो उसका प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करेंगे या उसे खुला छोड़ देंगे तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क हो जाता है। ओके। इस वजह से ये सब खुद से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको निकालना होता है तो कॉटरी से या लेज़र से निकाल देते हैं, फिर वहाँ पे एक एंटीबायोटिक क्रीम दे देते हैं लगाने के लिए, जिससे कि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। वैसे उसको अगर मतलब वो बना कैसे होता है, मतलब किस चीज़ का ये बना होता है? डेड टिश्यू होता है, कोई दिक्कत तो हाँ, नहीं होती? वो एक तरह का डेड टिश्यू ही होता है, और जो अ, कुछ पेशेंट्स में एक्रोकोडॉन्स कहते हैं, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ओके। उनमें ये देखने को मिलता है। छोटे-छोटे गले में बहुत सारे मस्से निकल जाते हैं। वो सब उनको, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा होता है, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ओके। खुद से नहीं करना चाहिए, उसको निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। कॉटरी से बस हम लोग थोड़ा-सा एनेस्थेटिक क्रीम लगा के 5 मिनट में जितने भी हैं, 100 हैं, जी। 50 हैं, सब एक बार में निकल जाते हैं। ओके। जिन लोगों की स्किन जो ब्राउन होती है, कुछ लोग कहते हैं हम सांवले हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है, तो क्या प्लास्टिक सर्जरी से रंग गोरा किया जा सकता है? प्लास्टिक सर्जरी से अगर किसी को पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो रंग उसका अच्छा बेटर किया जा सकता है, स्किन को लाइटन किया जा सकता है।
कलर को पूरी तरह से चेंज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत हद तक स्किन को लाइटन किया जा सकता है, बेटर दिख सकता है पेशेंट पहले के मुकाबले। ओके। जैसे हम लोग में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर सनलाइट में रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो स्किन डल हो जाता है और डार्क हो जाता है। तो उसको प्लास्टिक सर्जरी से बेटर किया जा सकता है, लाइटन किया जा सकता है स्किन को वाइट किया जा सकता है। लेकिन जो कलर आपको बचपन में मिला हुआ है पेरेंट्स से, वो कलर आपको मिल सकता है, लेकिन बिल्कुल अंग्रेज बना देंगे वो नहीं पॉसिबल है। ओके। लेकिन हाँ, चेहरे को साफ करके लाइटन किया जा सकता है, ब्राइटन किया जा सकता है, ब्राइट हो जाता है चेहरा, थोड़ा बेटर दिखने लगता है। ओके। स्किन जो डल हो गया है और जो काला हो गया है वो सब हटा देने से स्किन थोड़ा बेटर दिखने लगता है। अक्सर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी हो जाता है, मेरे को भी है। तो ये जो डार्क सर्कल है, इसको हटाने के कुछ आप ऐसे तरीके बताइए कि क्या इसको मेडिकली ट्रीटमेंट के द्वारा अच्छा कैसे किया जा सकता है, या घर रह के भी क्या हम इनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। 7-8 तरीके हैं, पेशेंट आते हैं मेरे पास डार्क सर्कल के प्रॉब्लम के साथ, तो 7-8 तरीके हैं। सबसे पहले तो अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो सब अवॉइड करना है। नींद अच्छे से होनी चाहिए, 7-8 घंटे आपको प्रॉपर नींद लेना है। फिर टी बैग्स आते हैं, उसको ठंडा करके आप सेकाई कर सकते हैं टी बैग का, खीरे से सेकाई कर सकते हैं आँखों का 10-15 मिनट, 15 मिनट। फिर सोते हैं तो तकिया लगा के सोना है, इससे भी डार्क सर्कल देखा गया है कि कम होता है। अगर तकिया लगा के सोएंगे? तकिया लगा के सोने से भी डार्क सर्कल कम होता है। फिर कुछ क्रीम्स आती हैं जिससे डार्क सर्कल को रिमूव कर सकते हैं। रेटिनॉल बेस्ड क्रीम होती हैं, उससे डार्क सर्कल को रिमूव किया जा सकता है। कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम्स होती हैं, वो सब क्रीम से डार्क सर्कल को हटाया जा सकता है। जाते जाते बस आखिरी सवाल ये कि प्लास्टिक सर्जरी में जो ये पूरा सेक्टर है, अब एआई बेस आ रहा है, तो क्या नए एडवांसमेंट मतलब आए हैं, क्या अचीवमेंट आया है, क्या मतलब नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे कि प्लास्टिक सर्जरी को और अच्छा बनाया जा सके? प्लास्टिक सर्जरी में नए एडवांसमेंट ट्रांसप्लांट रिलेटेड हैं कि हैंड ट्रांसप्लांट हो गया, किसी ने अपना हाथ खो दिया तो उसको नया हाथ मिल गया। ये जैसे हाथ यहाँ से कट गया है पूरा, तो हाथ वो कैसा किसी का लेके लगाना है, क्योंकि हमारा हाथ तो दोबारा अभी से नहीं आएगा। अभी अभी न्यूज़ में आई थी, एक 15-16 साल की बच्ची थी, अनमता नाम था, मुंबई में रहती है वो। उसका बिजली से हाथ जल गया था पूरा, यहाँ से पूरा जल गया था ये हाथ, शोल्डर से इस लेवल से जला था। जी। तो उसको एक डोनर मिल गया बाय चांस, 9 साल की कोई बच्ची थी, उसका हाथ उसको मिल गया। उसकी डेथ हो गई ऑब्वियसली, बच्ची की जो 9 साल की थी, उसका हाथ निकाल के अनमता के हाथ शोल्डर में लगा दिया गया। So she became the youngest recipient of hand transplant at shoulder level. इंडिया की वो सबसे यंगेस्ट अभी हुआ है ये सर्जरी, पिछले समझ गया साल मैं। जी नवंबर जी। दिसंबर में, आपने सुना होगा शायद। मैंने इसका स्टोरी डाला था। तो ये अभी ये सब एडवांसमेंट हो रहा है प्लास्टिक सर्जरी में। फिर हम लोग आगे फ्यूचर में ऐसे ऐसे सर्जरीज करेंगे, जैसे कुछ कैंसर को पहले डिटेक्ट किया जा सकता है एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, जो हम लोग कैंसर पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे। जो 4 साल 5 साल बाद बनने वाले कैंसर हैं उसको हम पहले डिटेक्ट करके पहले ही इलाज कर लेंगे, पहले ही प्रिकॉशन ले लेंगे उस सब से। वो सब एडवांसमेंट होने वाला है प्लास्टिक सर्जरी में। ओके। और सर जाते जाते अगर किसी को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपसे कंसल्ट करना है तो आपसे कंसल्ट कैसे कर सकता है? हमारा हॉस्पिटल है सरस्वती मल्टी स्पेशलिटी सेंटर वाराणसी में, वहाँ आके हमसे मिल सकते हैं, या फिर नंबर है या मेल है, वो मेल पे आप मैसेज कर सकते हैं। क्या नंबर है, बता दो, बताना। 6387493605 नंबर है। और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेल्थी पॉडकास्ट में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।